डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्ते। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको एक केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा दी, जिसमें हमने हैलोजिनेशन देखा था। ईथर का हैलोजनीकरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप ध्यान दें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के रासायनिक गुण। इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी हैलोजिनेशन था, मींस हैलोजनीकरण। ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, इन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। आप ध्यान से लेक्चर देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ये मैं कंप्लीट करा चुका। सेकंड है डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। डिहाइड्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, निर्जलीकरण इसको हम हिंदी में कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। आप ध्यान दें, C2H5O, C2H5, it's डाइथाइल ईथर। Al2O3 की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पर इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूवल हो जाता है H2O। वन हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, वन यहां से होगा, तो आपके पास बचेगा C2H4। 10 हाइड्रोजन नंबर था, 2 हाइड्रोजन नंबर वाटर मॉलिक्यूल में चले गए, एक ऑक्सीजन भी चला गया और आपके पास बचा ओनली C2H4। C2H4H ईथीन, एल्कीन बन जाती है। थर्ड इज रिएक्शन विथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। आप ध्यान दें, C2H5O, C2H5, PCl5। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शंस में आपको पहले भी बता चुका हूं कुछ रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा POCl3 जरूर निकलता है। POCl3 चला गया, POCl3 निकल जाने के बाद आपके पास जो बचता है C2H5Cl के 2 मॉलिक्यूल बचते हैं, मींस इथाइल क्लोराइड। ये आपकी डिहाइड्रेशन और रिएक्शन विथ
PCl5 के साथ रिएक्शंस थी जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए बहुत ही IMP टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से समझना है और बहुत ही मजेदार लेक्चर बनने वाला है। आप ध्यान दें। हेडिंग लगाएं, रिएक्शन विद HI रिएक्शन विद HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया। ROR ईथर, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन आयोडाइड से। आप देखेंगे ROH ये आपका एल्कोहल है और सेकेंड इज RI ये आपका एल्काइल हैलाइड। जब आप ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक एल्कोहल बनती है और एक एल्काइल हैलाइड बनता है। इसमें आयोडीन है तो मैं एल्काइल आयोडाइड लिख देता हूं, एल्काइल आयोडाइड। अभी मैं एल्काइल ग्रुप के प्लेस पर C2H5O C2H5 पुट कर रहा हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि अब रिएक्शन में क्या बनेगा तो आप बहुत ही इजीली बता देंगे C2H5OH और C2H5I मींस C2H5OH इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल आयोडाइड। ये आपने ही बता दिया कि इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा और इथाइल आयोडाइड का प्रिपरेशन होगा। अभी आप देख रहे हैं जो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। मींस ये जो ईथर है ये सिमेट्रिकल ईथर है, सममित ईथर है। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड का प्रिपरेशन होगा। बट अभी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, आप ध्यान दें। यदि मैं अनसिमेट्रिकल ईथर ले लूं या डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप यहां पर रख दूं तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप ध्यान दें। CH3O CH2 CH3 ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, मींस इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। अब मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं HI से। अब HI से रिएक्शन कराने पर इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं, आप ध्यान दें। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि इस HI को, इस ग्रुप को मैं दे दूं तो आपका बनेगा CH3 CH2OH और CH3I। ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में मैं इस ग्रुप को H दे रहा हूं, यहां इथाइल अल्कोहल बना है। यदि इस ग्रुप के पास हाइड्रोजन पहुंचेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, यहां मिथाइल आयोडाइड बना था तो इस कंडीशन में यहां इथाइल आयोडाइड बनेगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, ए प्रोडक्ट सही है या नीचे वाला प्रोडक्ट।
ये आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप ध्यान दें, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म को देखना होगा। जब हम इसकी मैकेनिज्म को देख लेंगे तो आप बहुत ही इजीली बता पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सही है। आप ध्यान दें, मैं इस रिएक्शंस की आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, क्रिया विधि बता रहा हूं। मैकेनिज्म, ये आपका ईथर है CH3O CH2 CH3, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत अच्छी एसिड होती है, बहुत अच्छा अम्ल होता है, और एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, मींस ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। यहां जो ईथर की ऑक्सीजन है ये अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। आप ध्यान दें, CH3OH ये पॉजिटिव हो जाएगा, CH2 CH3 ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखना, अब आपके पास है आयोडीन। ये आयोडीन यदि इस साइड से अटैक करेगा, ये आयोडीन यदि इस साइड से अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और यदि इसने इस साइड से अटैक किया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। हमें ये देखना है कि आयोडीन किस साइड से अटैक करेगा। आप ध्यान दें, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगी तो ये आयोडीन इससे जाके जुड़ जाएगी। आप ध्यान दें, CH3 आयन, और एक बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और आपके पास बनेगा CH3 CH2OH। अब आप में से किसी स्टूडेंट का डाउट हो सकता है कि इस ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, वो इस साइड से भी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता था। जब इस साइड से अट्रैक्ट कर लेता तो ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता और ये आयोडीन यहां से अटैक कर देता और प्रोडक्ट चेंज हो जाता। बट मैंने आपको बताया कि ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ध्यान दें, आयोडीन उस कार्बन पर अटैक करेगी या उस कार्बन की ओर अट्रैक्ट होगी जिस कार्बन पर भीड़ का हो या लेस क्राउडेड कार्बन हो। आप ध्यान दें, इस कार्बन के पास पहुंचने के लिए आयोडीन को इस CH3 को क्रॉस करना पड़ेगा। इस CH3 को क्रॉस करने के बाद वो यहां पहुंचेगा। मींस एक क्राउडेड कार्बन है, भीड़ वाला कार्बन है, इसलिए आयोडीन भीड़ वाले स्थान पर जाने की इच्छा नहीं रखता। और ये जो है इससे कोई अदर एटम्स नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए लेस क्राउडेड कार्बन है, इसलिए आयोडीन इसकी साइड जाएगा और इसीलिए ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और इस रिएक्शन में
या इस मैकेनिज्म में कोई भी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। मींस इस रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होगी, इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होगी। इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होगी। जिसको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई हो, वो एक बार ध्यान रखना, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ आयोडीन एल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो छोटा एल्काइल ग्रुप कौन है? CH3 है, मींस CH3I बनेगा और शेष ग्रुप जो है वो एल्कोहल बनाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो था ये बनना है और सेकंड प्रोडक्ट नहीं बनना है। इस तरह आप इसको समझ सकते। बट अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, अभी और प्रॉब्लम। आप ध्यान दें, इसको मिटा दो, नोट कर लिया? ओके। अब मैं एक और रिएक्शंस ले रहा हूं, CH3 CH3 CH3O CH3। ये भी ईथर है, इसको रिएक्ट कर रहा हूं HF से। अब आयोडीन किस एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, फिर हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे आप कहेंगे कि आयोडीन जो है तो छोटे एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वही मेन प्रोडक्ट होगा। आप ध्यान दें, अभी जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा CH3 OH और CH3I। एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है CH3OH CH3 CH3 और I, एक प्रोडक्ट हो सकता है। और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए बनता है कि ए वाला प्रोडक्ट बनेगा तो ए वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट ये बात सही नहीं है, बट ये बात सही नहीं है। इसमें मेन प्रोडक्ट ए बनेगा, ए वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब आप कह सकते हैं कि आपने कहा था कि छोटा एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन जाएगा, बिल्कुल कहा था। बट वो कब कहा था? जब दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो। कैसे हो? 1 डिग्री हो। आप देखें इस एल्काइल ग्रुप में ये जो कार्बन है 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है 1 डिग्री है। तो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया, आपको जो SN2 मैकेनिज्म बताई, वो तब अप्लाई होगी जब दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हो। इसमें आप देख रहे हैं एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है बट दूसरी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है। इसलिए जो मैंने अभी आपको समझाया था वो कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसको समझने के लिए भी हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी होगी। मैं इसको मिटा दूं। ओके, चलो नीचे बढ़ो, ध्यान दें। थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस बना लूं, फिर आपको बता।
हमारी रिएक्शंस क्या है, CH3 CH3 CH3O CH3 प्लस HF। इसमें आपको प्रोडक्ट देखना है, क्या देखना है, CH3 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 OH CH3I, और एक प्रोडक्ट क्या हो सकता है, CH3OH CH3I। इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शंस में बनेगा। अभी ध्यान दें, एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, बट वो कॉन्सेप्ट इस रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों कार्बन 1 डिग्री थे। इसमें एक कार्बन या एक एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है और दूसरा एल्काइल ग्रुप 3rd डिग्री है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप की होगी, आप ध्यान दें। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, ये आपका ईथर, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपको क्या देगा, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को ऑक्सीजन क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। देखते जाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उसने अपना बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। यहां क्या है, CH3। अब आप जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले, उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि I जो है वो इस लेस क्राउडेड कार्बन मींस छोटे एल्काइल ग्रुप के पास पहुंच जाएगा और CH3I बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो CH3OH बनेगा। इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और क्या निकल गया, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल मींस ये वाला प्रोडक्ट तो बन गया। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा है इतना को, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन ने ले लिया, ऑक्सीजन ने। यहां क्या बन जाएगा, प्लस मींस ये बन गया आपका कार्बोकैटाइन। क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। कितने डिग्री कार्बोकैटाइन है, 3rd डिग्री कार्बोकैटाइन है। और कार्बोकैटाइन जो 3rd डिग्री कार्बोकैटाइन होती है वो मोर स्टेबल्ड कार्बोकैटाइन होती है, इसलिए यहां पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन किस मैकेनिज्म में होता है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन SN1 मैकेनिज्म में होता है। मींस इस कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म में अप्लाई होगी। और यदि दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होंगे तो SN2 मैकेनिज्म में अप्लाई होगी, जिसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। आगे ये आपका आयोडीन अब इसके साथ अटैच हो जाएगा और 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट कब बनता, जब दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री होते, बट यहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है,
SN1 है और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यदि यहां बेंजाइल ग्रुप को रख दें, आप ध्यान दें, खैर बेंजाइल ग्रुप को छोड़ दीजिए अभी आप। इसमें 3rd डिग्री कार्बोकैटायन होगी तो आपका SN1 मैकेनिज्म होगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बेंजाइल ग्रुप की रिएक्शंस भी मैं आपको बता दूंगा बट नेक्स्ट क्लास में। ये आप शॉर्ट में समझ लें, ये आपका बेंजाइल ग्रुप। अगर बेंजाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन होगा तो भी उसकी मैकेनिज्म यही होगी। बेंजाइल ग्रुप या बेंजाइलिक ईथर होगा तब भी उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? SN1 होगी। इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंस बेस्ड स्टेब्लिश हो जाता है, रेजोनेंस के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसकी मैकेनिज्म भी यही होगी। दो कंडीशन बनती हैं, यदि दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हैं तो SN2 मैकेनिज्म होगी और यदि एक एल्काइल ग्रुप 3rd डिग्री है या बेंजाइल है तो फिर मैकेनिज्म SN1 होगी। आप दोनों को चाहे तो नोट कर लें, दोनों बातों को जो मैं बता रहा हूं आपको। 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन आप नोट कर लें। फर्स्ट, इफ both alkyl group are 1 डिग्री, दोनों एल्काइल ग्रुप यदि 1 डिग्री होंगे तो मैकेनिज्म होगी आपकी SN2। if one alkyl group is 3rd डिग्री और बेंजाइल होगा तो आपकी मैकेनिज्म होगी SN1। और SN1 मैकेनिज्म होगी उसमें कार्बोकैटायन बनेगा, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस लेक्चर में को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसको आप समझने की कोशिश करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, नॉलेज के लिए भी बहुत यूजफुल है। यदि मुझे आपको सिर्फ इतना ही छोड़ना होगा RORHI, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देता ROH और RI, हो गई रिएक्शन। बस यहाँ एक दो एल्काइल ग्रुप रखो, रिएक्शन को करके मैं आपको दिखा देता, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बना देता। बट उसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिज्म से ही समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। धन्यवाद, जय हिंद।